Welcome students. Hope you all are healthy and fine right now. Let's study a new lesson, that is chapter number 3, and the name of the lesson is Plant Kingdom. So in our last class we have studied about the different concept of 5 kingdom classification that has been given by R.H. Whitaker in 1969. And what are the different 5 kingdom classification that has been given by him? That were Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. So in this lesson we are going to study the topic that is called plant kingdom in detail. Okay, so let's study our second paragraph. We must stress that there are here in our understanding that the plant kingdom has changed over time. Actually, when there is a 2 kingdom classification at that time, 2 kingdom classification कौन दिया था? किसी को याद है? Who has given the 2 kingdom classification? पेन पेंसिल कॉपीज वगैरह निकाल के रखिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करना है यहीं पे. Bring out all your pen, pencils and copies to note down the question that will be asked by me on given while I will teach over here. Okay. So who proposed the 2 kingdom classification? कौन दिया था 2 kingdom classification? The 2 kingdom classification was given by Carolus Linnaeus. और इस 2 kingdom classification में सिर्फ 2 ही kingdom था, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांटी के अंदर नहीं पड़ते उनको भी प्लांटी के अंदर डाल दिया गया था. यही चीज़ सेकंड नंबर लाइन में लिखा हुआ है कि प्लांट किंगडम जो है टाइम पे चेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट. फंगाई एंड मेनी मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा वेयर हैविंग सेल वॉल. जिस भी मोनेरा के पास या प्रोटिस्टा के पास सेल वॉल था, इवन फंगाई को भी प्लांटी किंगडम में डाल दिया गया था. लेकिन एक्चुअली फंगी तो प्लांट है नहीं, दे कैन नॉट एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस. मोनेरा वो तो यूनिसेलुलर हैं, सिर्फ सेल वॉल होने के कारण उनको प्लांटी में डाल दिया गया. इवन प्रोटिस्टा को भी प्लांटी में डाल दिया गया था. लेकिन ये तो सही नहीं था, है ना. हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड, अब उन लोगों को निकाल दिया गया फ्रॉम प्लांटी थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन. जो पुराना क्लासिफिकेशन था उसमें से निकाल दिया गया और उनको एक अलग ही किंगडम दे दिया गया. एंड दे हैव प्लेस्ड इन द सेम किंगडम. पहले सेम किंगडम में थे, अब उन लोगों को अलग अलग किंगडम दे दिया गया है. इसी तरह से कुछ मोनेरा जो कि साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं. साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी. अब कुछ बच्चे इवन कुछ लोग इसको एल्गी ही समझ लेते हैं. साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको एल्गी ही समझ लेते हैं. बट एक्चुअली दे डू नॉट बिलोंग टू द डिवीजन एल्गी. एल्गी में वो लोग नहीं आते. ऑल्दो इसमें एल्गी लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एल्गी हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस. उनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता. अंडरस्टूड. सो दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा. समझ में आया? The blue green algae are not algae. In this chapter we will describe. अच्छा, अब इसमें कौन कौन सा डिवीजन हम लोग स्टडी करेंगे? किंगडम प्लांटी को फर्दर 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा डिवीजन? वी विल स्टडी एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. ये 5 मेन डिविजन्स हम स्टडी करेंगे अंडर दिस प्लांट किंगडम. अंडरस्टूड. सो इन दिस प्लांट किंगडम वी विल स्टडी द मेन 5 डिविजन. यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग ऑफ दीज 5 डिविजन्स. अंडरस्टूड. बिकॉज मेनी स्टूडेंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक एज वेल एज different kinds of conceptual mistake has been done over here. So I will clear all the concept regarding each and every division of this plant kingdom. Understood? So let's study the third number paragraph. Let us also look at the classification within the angiosperm. अब ये जो angiosperm लास्ट वाला है ये भी classified होगा. Although
This year, according to CBSE, you do not have to do the classification of angiosperm. You have to do only the characteristics. You have to learn only the characteristics of angiosperm. Further division of classification is excluded from the syllabus. मतलब एंजियोस्पर्म का जो डिवीजन है इस बार CBSE ने सिलेबस से डिलीट कर दिया है, तो वो आप लोगों को नहीं पढ़ना। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेट अस ऑल्सो लुक एट द क्लासिफिकेशन विद इन द एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को भी क्लासीफाई किया जाता है टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम, ताकि हम क्लासिफिकेशन सिस्टम को और अच्छे से क्लियरली समझ सके। अंडरस्टूड? सो द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी। अब पुराने क्लासिफिकेशन और नए क्लासिफिकेशन में डिफरेंस बिटवीन बता रहा है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर lesson number 2 the biological classification. At that time I have explained what are the different steps or the process that has been taken for classification in the different organism. मतलब मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में ही बता दिया था कि किस किस कॉन्सेप्ट को लेकर के साइंटिस्ट लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया हुआ है। सो लेट्स स्टडी द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है सिर्फ बाहरी कैरेक्टर को देख करके ही पुराने जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। जैसे प्लांट, क्योंकि ये एक जगह स्थिर रहते हैं, घूमते फिरते नहीं हैं, नो लोकोमोशन, है ना, ग्रीन इन कलर हैं, तो उन लोगों ने एक किंगडम बना दिया प्लांट ही। एनिमलिया, ये लोग मूव कर सकते हैं, है ना, ये लोग अपना फूड को जो है कैच करके खाते हैं, या अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो इसलिए एनिमलिया अलग से किंगडम। तो वो लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख करके ही क्लासिफाई किया था। क्या क्या कैरेक्टर था? उनका हैबिट, उनका कलर, उनके नंबर्स, शेप ऑफ द लीव्स, इन सारी बातों को फोकस करके क्लासिफिकेशन किया गया था। समझ में आया? दे वे आर बेस्ड मेनली ऑन द वेजिटेटिव कैरेक्टर, मीन्स फिजिकल कैरेक्टर, कैसा दिखते हैं उसके आधार पर किया गया था। और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, या फ्लावर का मेल पार्ट कैसा होगा उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन उन लोगों ने किया था। बट दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर्टिफिशियल, ये तो एक्यूरेट नहीं हुआ ना। इस तरह का क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ आपने फिजिकल कैरेक्टर देखा है, तो जरूरी नहीं कि दो ऑर्गेनिज्म जो सेम डिवीजन से बिलोंग करते हैं फिजिकली सेम दिखें, वो तो डिफरेंट दिख सकते हैं। तो फिर तो आपको उन दोनों को अलग अलग लिखना प्लेस करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सो सच सिस्टम्स आर आर्टिफिशियल। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज। देखो लिखा हुआ है ना, जो बहुत नज़दीक के स्पेसीज थे, दे वेयर बेस्ड ऑन द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उस नज़दीक के स्पेसीज को उन लोगों ने दूर दूर प्लेस कर दिया, और जो दूर दूर के स्पेसीज थे वो नज़दीक आ गए। तो इससे क्या हुआ, जो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिज्म का, वो सारा का सारा गलत हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अब देखो बात करते हैं बैम्बू का, बम्बू या फिर शुगर केन। ये बैम्बू हो या शुगर केन हो, ये बिलोंग करते हैं ग्रास फैमिली से, बट साइंटिस्ट लोगों ने इनको एंजियोस्पर्मिक दूसरे फैमिली से बिलोंग करा दिया, है ना। ऐसे बहुत सारे, मतलब ट्री से बिलोंग करवा दिया, ऐसा है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। और आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब हो गया फिजिकल कैरेक्टर, और सेक्सुअल कैरेक्टर, दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया, मतलब दोनों को एक ही तराजू में माप दिए। एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं। अंडरस्टूड? सो आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, क्योंकि
जो भी वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं या फिर सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, दे कैन ईजिली बी अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन, सनलाइट, विंड, वाटर। इसके कारण ये वेजिटेटिव कैरेक्टर तो फिजिकल कैरेक्टर चेंज हो सकता है। तो फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर आप कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हो? जो नए साइंटिस्ट आए उन लोगों का यही मानना था कि आप फिजिकल कैरेक्टर के ऊपर यानी वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करके किस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल कैरेक्टर जो हैं या वेजिटेटिव जो कैरेक्टर हैं वो तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। सो एज अगेंस्ट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसिडर्ड। अब उसके बाद आया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें ऑर्गेनिज्म का नेचुरल एफिनिटी मतलब किस तरह से वो प्रोड्यूस हुए होंगे, कैसे वो नेचर में आए होंगे, इन सारे मुद्दों पर, इवन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उनका देखो किन किन बातों पर को ध्यान में रख करके नेचुरल क्लासिफिकेशन किया गया। नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर, खाली एक्सटर्नल फीचर पर ध्यान नहीं दिया गया, दे इंटरनल फीचर इज ऑल्सो फोकस्ड। इंटरनल फीचर पे भी ध्यान दिया गया। क्या क्या इंटरनल फीचर? लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एनाटॉमी अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गन, एनाटॉमी मतलब अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गन, एम्ब्रायोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ एम्ब्रायो, हाउ द एम्ब्रायो डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी और हाउ द एम्ब्रायो डेवलप्स इनसाइड द सीड इन केस ऑफ प्लांट। फाइटोकेमिकल्स, बॉडी के अंदर में प्लांट के सेल के अंदर में किस तरह के केमिकल है, उस केमिकल की स्टडी, फाइटोकेमिस्ट्री। इन सारे मुद्दों को नज़र रखते हुए इन डिपेंडिंग ऑन ऑल द फैक्टर्स दैट हैज़ बीन गिवन ओवर हियर, द नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन हैज़ बीन डन बाय द साइंटिस्ट एंड इट वाज द newest method of classification and that was mostly accepted by new generation. Understood? So what were the most important differences between the artificial and natural classification? So artificial classification is done on the basis of vegetative character, मतलब फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर ही आर्टिफिशियल किया गया था, बट इन नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन it has been focused about the different structure, both the external as well as internal. external structure पर भी ध्यान दिया गया and internal structure पर भी ध्यान दिया गया. So note it down, question note करेंगे, note it down, note down the question. What are the main difference between artificial classification and natural classification and who proposed? अभी आप एक और क्वेश्चन लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, who proposed the natural classification system? Who proposed the natural classification system? Who proposed the natural classification system? Now note down the another question. So the natural classification system was proposed by, two names is given over here, George Bentham and Joseph Dalton Hooker. समझ में आया? तो such a classification of for flowering plant was given by, flowering plant के लिए दिया गया था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है for the NEET. So make it mark over here. मार्क कर लेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द फैक्टर दैट हैज़ बीन फोकस्ड वाइल डूइंग द नेचुरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. नेचुरल क्लासिफिकेशन में किस किस मुद्दों को, किस किस पॉइंट्स को ज़्यादा करके फोकस किया जाता है. तो ये तो नेचुरल था. इससे भी और डेवलप्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया और इसका नाम हो गया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म हैज बीन क्लासिफाइड on the basis of their ecological development, evolutionary relationship. मतलब एक ऑर्गेनिज्म से कितने सारे ऑर्गेनिज्म निकले होंगे इवोल्यूशन के दौरान.
और ये ऑर्गेनिज्म फिर कैसे इवेल्युएट हुआ होगा और किस तरह से नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया होगा। तो एक ऑर्गेनिज्म का जो रिलेशनशिप है वो उनके पेरेंट्स से या फिर उनके आसपास के दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से रिलेटेड है, इस बात को फोकस करते हुए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया गया। सो एट प्रेजेंट अभी का जो रिसेंट चल रहा है वो कौन सा है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेक इट मार्क ओवर हियर। सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप and on what factor does it base, on what factor is it based, ठीक है। so the phylogenetic relation classification system is based on the evolutionary relationship between various organism। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह से रिलेटेड है, इवोल्यूशन के दौरान क्या ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ इवोल्यूएट हुए या फिर इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। यदि हम बात करें एक ह्यूमन बीइंग का एक डॉग के साथ या फिर एक ह्यूमन बीइंग का एक मंकी के साथ, तो कौन ह्यूमन बीइंग के साथ इवोल्यूशन किसका हुआ होगा, डॉग का कि मंकी का, ऑब्वियसली मंकी का, है ना। तो इन दोनों ऑर्गेनिज्म को हम बहुत नज़दीक के साथ पढ़ेंगे और ये दोनों काफ़ी डिफरेंस के साथ पढ़ेंगे, समझ में आया। यानी कि यदि इवोल्यूशन के आधार पे देखा जाए तो पहले मंकी आए हैं, उसके बाद ह्यूमन बीइंग आए हैं। तो ह्यूमन बीइंग और मंकी को हम लोग लगभग एक ही कैटेगरी के हिसाब से, एक ही क्लास, हाँ क्लास ही नहीं, एक ही जेनस या फिर बोल सकते हैं एक ही ऑर्डर के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। ऑर्डर वो जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की था ना, उसमें ऑर्डर था ना, तो ऑर्डर जो है दोनों का प्रीमेट है, तो उसके हिसाब से हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो नज़दीक के ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफिकेशन चार्ट में एक साथ बैठाया गया है और जो दूर के ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑटोमेटिकली दूर चले जाएंगे यदि उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मिलाया जाए। तो ये चीज़ बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। आज के डेट में ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा आर कॉमन एंसेस्टर। यदि एक ही टैक्सा में आ गए, एक ही कैटेगरी में यदि कोई दो ऑर्गेनिज्म या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आ गया, तो इसका मतलब ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक ही एंसेस्टर से बाहर निकल के आए हुए हैं, ठीक है ना। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिसॉल्व डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। सो आज के डेट में क्या किया जाता है, बहुत सारे सोर्सेज को यूटिलाइज करके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा रहा है ताकि दो नज़दीक के ऑर्गेनिज्म को एक ही के टैक्सा में बैठाया जा सके ताकि उनकी स्टडी आराम से किया जा सके। समझ में आया। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस। और ये तब जबकि कोई फॉसिल्स उनका मौजूद ना हो, क्योंकि फॉसिल्स मौजूद हैं तो एनाटॉमी आराम से पता चल जाता है ना। फॉसिल्स मौजूद होगा तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आराम से पता चल जाएगा। फॉसिल्स मौजूद होगा तो बहुत सारे फंक्शनिंग, उनके बॉडी का इंटरनल फंक्शनिंग, फिजियोलॉजी वगैरह आराम से पता चल जाएगा। लेकिन यदि फॉसिल्स नहीं होगा एट दैट टाइम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन यानी कि इवोल्यूशन के आधार पर जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा मददगार होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म यदि दूसरे ऑर्गेनिज्म से निकला होगा तो दोनों के सिस्टम्स, दोनों का अरेंजमेंट, दोनों का फंक्शनिंग लगभग एक जैसा ही होगा। तो ये उनको पढ़ने में मदद करेगा, उनके स्टडीज़ में मदद करेगा। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, दिस बिकम मोर इंपॉर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस, यानी पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी फॉसिल्स का एविडेंस नहीं हो तो इनको स्टडी करना मुश्किल होता है। एट दैट टाइम it becomes very useful, means the evolutionary relationship will be very useful
In that case, where there is no fossils, and this evolutionary relationship help in the classification of and as well as the study of the different organism belonging to same taxa. Now, अब यहाँ और एक बात आती है कि numerical taxonomy, which is now easily carried out using computer on the basis of observable character. Number of codes are assigning and characters, and the data is processed in the way which character is given equal considered. मतलब आज के डेट में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्यूटर के डाटा वगैरह में डाल दिया गया है, और जब दो ऑर्गेनिज्म को मिलाया जाता है तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, खुल जाते हैं, और बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का चार्ट बन जाता है। समझ में आया? और उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के चार्ट के हिसाब से आप उस ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हो। तो वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का चार्ट जो है न्यूमेरिकली शो करता है, ये जो 2 कैरेक्टर मैच कर रहा है, 3 कैरेक्टर मैच कर रहा है, लाइक दैट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इन विच नाउ इजली कैरिड आउट ड्यूरिंग कंप्यूटर। इससे ये किसके माध्यम से किया जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से। जैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो ना मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वैसे ही यदि किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, इन दैट केस आप कंप्यूटर यूटिलाइज करो, आसानी से उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर लोगे। समझ में आया? और वो बकायदा बताएगा कि कितने परसेंट और कितने मेन जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स उन दोनों के बीच में मैच कर रहे हैं और क्या क्या मैच नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्लियरली, नंबर एंड कोड्स आर असाइंड, बहुत सारे नंबर और कोड वहाँ मिलता है ना, ऑफ टू ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड, और सारा डाटा उसमें ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है। इन दिस वे ईच कैरेक्टरिस्टिक्स इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, एंड एट सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी कंसिडर्ड। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक साथ आप कंसिडर कर सकते हो। समझ में आया? तो ये तो हो गया कंप्यूटर के माध्यम से। जैसे कैलकुलेटर में आप सम्स बनाते हो, वैसे सम्स नहीं कैलकुलेट करते हो, वैसे यहाँ पे किसी ऑर्गेनिज्म के 2 ऑर्गेनिज्म या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नाउ साइटोटैक्सोनॉमी मीन्स, साइटो मीन्स सेल्स, और सेल्स के आधार पे टैक्सोनॉमी मतलब सेल्स के भी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, और ये कैटेगरी बताते हैं कि किस तरह से एक सेल, एक ऑर्गेनिज्म का एक सेल दूसरे ऑर्गेनिज्म के दूसरे सेल से डिफरेंट है। तो इस आधार पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड क्रोमोसोम नंबर, ये भी मदद करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और बिहेवियर को भी दर्शाता है। तो किसी ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम का नंबर, उनका स्ट्रक्चर, उनका बिहेवियर क्या है, इसके आधार पर भी आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर सकते हो। इसको बोलते हैं हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी। नेक्स्ट आता है केमोटैक्सोनॉमी। सो केमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन आर ऑल्सो यूज्ड इन टैक्सोनॉमिकल यूज दिस डेज। केमोटैक्सोनॉमी मतलब पर्टिकुलर और प्लांट में किस तरह के केमिकल्स होते हैं, उसके सेल्स में किस तरह के केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स किस तरह से उनके बॉडी के फंक्शनिंग में मदद करते हैं, या किस तरह से वो क्या फंक्शनिंग करते हैं। तो इस बात को भी लेकर के स्टडी किया जाता है, और इसके आधार पर भी प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है। तो और इसके आधार पर भी डिफरेंट टैक्सास बनाए गए हैं, अंडर विच all or different kinds of plant has been placed. So this kind of taxonomy is called chemotaxonomy. Now hope you understood all these things that has been explained by me over here. Now simple question लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को। Define numerical taxonomy. Note it down. Note down the question. Define numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. फिर से define numerical taxonomy, cytotaxonomy and chemotaxonomy. And what is called phylogenetic classification system. What is called phylogenetic relationship? What are the
what are the different sources that we used? What are the different sources that we used to resolve the difficulties in classification? What are the different sources that we use? What are the different sources that we use to resolve the difficulties in classification? कौन कौन से सोर्सेज को आज भी यूज किया जाता है? तो ये न्यूमेरिकल सोर्सेज जो था वो यूज किया जाता है, साइटोटैक्सोनॉमी का जो है वो यूज किया जाता है, और केमोटैक्सोनॉमी. सो होप you all have understood the basic concept of classification, why the kind of phylogenetic classification has been done, and how the method of classification is remain changing on different concepts that has been explained by me in this introductory part of plant kingdom. Hope you understood. Now we will study the next topic, that is 3.1 in our next class, that is algae. And there is a very great classification method of algae has been given. So I will explain all this topic step by step so that you will not get bored while study all these things. Okay, hope for your better learning. Learn all the things and note down the questions, and also write the answers of that question in your copy and send it to me. Okay, bye bye. If you are getting any kind of problem, you can ask me anytime. I am ready to help you. Okay, bye bye.